चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट साइंस की क्लास में हम लोग ने बेटा फोर्स एंड लॉस पढ़ना शुरू किया था। हम लोग ने थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया था। क्या क्या पढ़ लिया था हमने बेटा? फोर्स के बारे में पढ़ा था कि फोर्स क्या है, फोर्स क्या क्या कर सकता है, हमने ये भी पढ़ा था। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस पढ़ लिए थे। फिर हमने फोर्सेस के टाइप पढ़े थे, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स पढ़ा था। उसके बाद हमने शुरू किया था इनर्शिया। ठीक है, मैंने इनर्शिया भी आप लोग को पढ़ा दिया था, इनर्शिया के टाइप्स भी पढ़ा दिए थे और एग्जाम्पल्स भी आप लोग को नोट डाउन करा दिया था। ठीक है, बस हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ शुरू नहीं किया था। मैंने बोला था इनर्शिया पहले समझेंगे, फिर हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ पे बात करेंगे। ठीक है, तो आज जब हम शुरू करेंगे तो आज सीधे हम लोग शुरू करेंगे बेटा न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे। इनर्शिया हमने ऑलरेडी सारे टाइप, सारे एग्जांपल्स वगैरह लिख के प्रैक्टिस कर लिया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं न्यूटन के पहले लॉ के बारे में। देखो अब जाके हम पहला लॉ शुरू कर रहे हैं, यानी लास्ट की जो भी क्लास थी हम तो बस उसके बेसिक्स को पढ़ रहे थे, फोर्स पढ़ लिया, इनर्शिया को समझ लिया। न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है? पहले सब लोग एडजस्ट हो जाओ, जब पढ़ाना शुरू कर दिया ना तो ध्यान से सुनो। ठीक है, ये थ्योरी की क्लास नहीं, फिजिक्स है। एक भी कॉन्सेप्ट छूटेगा तो तुम लोग को फिर बाद में दिक्कत आएगी। तो सारा फोकस अभी क्या कि मैं क्या बात कर रही हूँ उसको समझेंगे। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये बोलता है अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये बोलता है अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है बेटा तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही करना चाहता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने इनर्शिया को बदलना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि मैं जिस स्टेट में हूं मैं उसी में रहूं। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी पढ़े हुए थे इसके। ठीक है, जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट में ही रहेगा, लेकिन कब तक? कब तक रेस्ट में रहेगा? जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। अगर हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो मैं ये कह रही थी कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये बोलता है अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है बेटा तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, और कोई अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से ही चलना चाहेगा। लेकिन कब तक चलेगा? जब तक उस पे फोर्स नहीं अप्लाई होगी। यानी अगर मान लो फोर्स अप्लाई हो गई तो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। हो सकता है वो रेस्ट से मोशन में आ जाए, हो सकता है मोशन से रेस्ट में आ जाए। मतलब वो रेस्ट पे तो नहीं रहेगा और ना ही वो यूनिफॉर्म मोशन पे रहेगा। यही हमने कुछ बातें डिस्कस करी थी इनर्शिया के बारे में। अगर मान लो फोर्स नहीं लग रही, यानी फोर्स जीरो। ठीक है, अभी मान लेते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कह रहा है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन पे, फोर्स जीरो। इसका मतलब बेटा एक्सेलरेशन जीरो। लिंक्ड कर पा रहे हो इस कॉन्सेप्ट को? मैंने आपको बताया था कि फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है, पहले लेक्चर से याद आया होगा। एक्सेलरेशन जीरो यानी यू जीरो वी जीरो। मानते हो कि नहीं? ऑब्जेक्ट कैसा है फिर? रेस्ट में, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। बिल्कुल क्लियर फंडा। दूसरा, एक्सेलरेशन जीरो है, फोर्स क्योंकि फोर्स लग नहीं रही। मान लो यू की कुछ वैल्यू है, मान लो 15 से चल रहा है, वी कितना है? 15। ऑब्जेक्ट किस किस स्टेट में होगा? यूनिफॉर्म मोशन पे होगा। यानी अगर फोर्स नहीं लगेगी तो जो ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है वो अपने उसी स्टेट को फॉलो करता रहेगा, उसी में रहना चाहेगा। लेकिन फोर्स लगेगी तो चीजें बदल जाएंगी, एक्सेलरेशन होगा, हो सकता है वो रेस्ट से मोशन में आ जाए या मोशन से रेस्ट में आ जाए। तो न्यूटन साहब का लॉ ये सिंपल सा ये कहता है, इट स्टेट्स दैट इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, एंड बॉडी विथ यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड। जब तक कोई फोर्स अप्लाइड नहीं होगा वह रेस्ट में है तो रेस्ट पे ही रहेगा, मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। सिंपल शब्दों में ये बताया जाए, न्यूटन साहब का लॉ, फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि अगर फोर्स नहीं होगी तो क्या होगा। वो फोर्स के बारे में बस इतना ही तो बता रहा है ना कि फोर्स नहीं होगी तो ये होगा। सिंपल सा चीज। ठीक है, इतना तुम लोग को क्लियर है? अच्छा, सवाल कैसा आता है एग्जाम में? डायरेक्ट आता है बेटा, स्टेट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जब भी कोई लॉ के बारे में बात होती है ना, जब भी मैं फिजिक्स में बोलूँ बेटा ये लॉ है, ये न्यूटन सर ने दिया या किसी साइंटिस्ट ने दिया, किसी ने दिया, तो आप उसको अपनी मॉडिफाइड लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। लॉ का मतलब होता है जिस लैंग्वेज में साइंटिस्ट ने उसको स्टेट किया है, अपने स्टेटमेंट दी है, उसको एज इट इज कॉपी करना होता है। उसको आप अपने मन घड़ंट वर्डों से चेंज नहीं कर सकते, उसको एज इट इज लिख के आना है आपको। ठीक है, जैसा लिखा है इट स्टेट्स, यानी
वो हमने थोड़ी ना स्टेट किया, वो जिन्होंने ये ढूंढा उन्होंने उन्होंने ये स्टेटमेंट डायरेक्ट दी है। आप उसको अपनी लैंग्वेज में चेंज नहीं करेंगे जब भी हम कोई लॉ पढ़ेंगे। तो जैसा ये लिखा है आपको वैसे ही एग्जाम में लिख के आना है जब भी हम किसी लॉ के बारे में बात करेंगे। सिंपल सा है, फोर्स नहीं होगी तो जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेगा। न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ यही बताता है, और फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। फर्स्ट लॉ को बेटा हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं क्योंकि ये इनर्शिया पे ही बेस्ड है। सिंपल सा, तो पहले ये लिखेंगे फिर हम आगे चलेंगे। चले बेटा आगे देखते हैं, ठीक है। एक छोटा सा सवाल है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ है बट सारे बच्चे देख लेंगे एक बार सवाल क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, ठीक है, किसके पास ज्यादा इनर्शिया होगा। तो सिंपल सा पहले बता दूं, मैंने आप लोग को पढ़ाया है जिसका जितना ज्यादा मास होगा बेटा उसका उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। भारी आदमी को इधर से उधर हिलाना बहुत मुश्किल है और पतले आदमी को आप आराम से इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है किसके पास ज्यादा, अ रबर बॉल और एंड अ स्टोन ऑफ द सेम साइज। आंसर इज ज्यादा मास है, ज्यादा इनर्शिया होगा, ज्यादा मेहनत लगेगी उसको उठाने में। बाईसाइकिल एंड अ ट्रेन अ 5 रुपए कॉइन एंड 1 रुपए कॉइन, 5 रुपए कॉइन, ठीक है। तो इसके कुछ सवाल ऐसे आएंगे तो आपको उसका आंसर आना चाहिए और इसका एक्सप्लेनेशन भी आना चाहिए। तो एक्सप्लेनेशन में सिंपल लिखेंगे हैवियर और मोर मैसिव ऑब्जेक्ट ऑफर लार्ज इनर्शिया। जो जितना ज्यादा भारी होगा उसका उतना ज्यादा इनर्शिया हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। जो काम है पहले उसको समझ ले हम लोग, ठीक है। सिंपल सा 5 रुपए कॉइन 1 रुपए कॉइन में कोई आर्ग्यू करने का पॉइंट है? ये तो आपसे नहीं पूछेगा कि 1 रुपए का क्यों हल्का है क्यों भारी है। जो काम का वो डिस्कस करें, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है दैट इज मोमेंटम, ठीक है। क्या है मोमेंटम को आराम से समझेंगे। न्यूटन के सेकंड लॉ की तरफ चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। सेकंड लॉ को पढ़ने से पहले, जैसे फर्स्ट लॉ को पढ़ने से पहले हमने इनर्शिया के बारे में बात किया था, पूरा फर्स्ट लॉ अब जाके हमने पढ़ा, उससे पहले हमने इनर्शिया वगैरह सब डिस्कस किया। वैसे ही सेकंड लॉ को पढ़ने से पहले हमें मोमेंटम के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। बिल्कुल अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, आराम से समझेंगे बेटा। मोमेंटम को डिनोट करते हैं पी से। क्यों करते हैं नहीं पता, बट सिंपल पी से डिनोट करते हैं। इसका डिनोशन है पी। मोमेंटम का मतलब समझेंगे आप दो एग्जाम्पल से समझो। सपोज करो आपके पास, आप खड़े हो और आपके पास एक बहुत बड़ा सा पत्थर चलता आ रहा है, बहुत बड़ा है पत्थर और बहुत तेजी से चलता हुआ आ रहा है। यानी आपके पास एक स्टोन आ रहा है जिसका मास भी बहुत ज्यादा है बेटा और उसकी वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। दूसरा केस ले लो, छोटा सा पत्थर, छोटी सी चींटी, कुछ भी, छोटी सी मक्खी, कुछ भी, ठीक है, जिसका मास भी बहुत कम है और उसकी वेलोसिटी भी कम है। कौन से वाले केस में आपको चोट लगने के चांसेस ज्यादा है? पहले वाले केसेस में, ठीक है। दूसरे वाले केस में क्या चोट लगेगी? कुछ नहीं लगेगा, हमें पता भी नहीं चलेगा, इतना छोटा सा ऑब्जेक्ट आके हमें लग जाएगा। तो सिंपल मोमेंटम का मतलब होता है असर, या और लेमैन लैंग्वेज में बात करूँ तो चोट। कौन सी चीज़ आपको जितना ज़्यादा चोट पहुंचा सकती है। तो अभी आपको साफ साफ लग रहा होगा भाई, जिसका मास ज़्यादा है और जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है उससे चोट भी ज़्यादा लगेगी, यानी उसका असर भी मुझे ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मोमेंटम का सिंपल मतलब है असर कैसा होगा, कैसा मुझे असर मिलेगा, चोट कैसे, चोट से याद रखोगे तो मोमेंटम बहुत इजी समझोगे, ठीक है। तो मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है? P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास की ऐसा यूनिट केजी, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम की ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चीजें होंगी, ठीक है। क्या लिखा है? इट इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मोशन। भाई मोशन किस क्वांटिटी का है, कैसा असर डालेगा आप पे, इसके बारे में हम मोमेंटम के बारे में पढ़ते हैं। क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ए बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। एम और वी का प्रोडक्ट है मोमेंटम, कैसा असर होगा, कैसा चोट पहुंचाएगा। सिंपल एक और एग्जाम्पल से देखेंगे इसको। सिंपल से एग्जाम्पल से देखो, दो केसेस हैं। पहले वाले में मान लो इसके मास दोनों का सेम है, मास कैसा है यहाँ पे? सेम है, ठीक है। पहले वाले गाड़ी की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, दूसरे वाले की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। किसके सामने आने से चोट ज्यादा लगेगी? ऊपर वाले आने से चोट ज्यादा लगेगी। क्यों ज्यादा लगेगी? क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है। वेलोसिटी ज्यादा है तो बेटा मोमेंटम भी ज्यादा होगा, मोमेंटम ज्यादा होगा तो चोट भी ज्यादा लगेगी, असर भी ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरे वाले में वेलोसिटी कम है, मोमेंटम भी कम है, चोट भी कम लगेगी।
लेकिन मास सेम था, ठीक है। इधर आ जाओ, अब यहाँ पे वेलोसिटी सेम है, मान लो भाई ये 30 मीटर के स्पीड से चल रहा है ये कार, और ये ट्रक भी 30 मीटर की स्पीड से चल रहा है। मास में डिफरेंस है, इसका मास कम है बेटा, ट्रक है, इसका मास ज्यादा है। किसका, किसके सामने आने से ज्यादा नुकसान होगा? ट्रक, ऑफ कोर्स, क्योंकि मास ज्यादा है तो मोमेंटम ज्यादा है, मोमेंटम ज्यादा है तो आपको असर भी ज्यादा होगा। सिंपल सा ये समझेंगे। मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? मोमेंटम डिपेंड करता है आपका मास और वेलोसिटी पे। वेलोसिटी ज्यादा तो भी मोमेंटम ज्यादा, मास ज्यादा तो भी मोमेंटम ज्यादा। मास कम, मास कम, मोमेंटम कम, वेलोसिटी कम, मोमेंटम कम। डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है ये मास और वेलोसिटी पे। सिंपल सा, ठीक है। और क्या क्या याद रखना है आपको? इसका फॉर्मूला याद रखना है, आपको इसका एसआई यूनिट याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल सा, ठीक है। अब ये पढ़ लेंगे, अब हम न्यूटन के सेकंड लॉ की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो इतना पहले लिख लेंगे हम लोग। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल से भी समझ लिया था हम लोग ने। अब आ जाओ, मोमेंटम के बारे में पढ़ लिया, अब सेकंड लॉ हम लोग को आराम से समझ में आएगा, ठीक है। न्यूटन के 3 लॉ थे, पहला डिस्कस कर दिया, लॉ ऑफ इनर्शिया समझा दिया आप लोग को। न्यूटन का सेकंड लॉ, अभी हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा, अगर फोर्स नहीं होगी तो क्या होगा? रेस्ट होगा या और यूनिफॉर्म मोशन होगा। न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ेंगे। मेनली सच बताऊं तो ये वो लॉ है जिससे हमें फोर्स के बारे में सबसे अच्छे तरीके से पता चलेगा कि भाई फोर्स है क्या चीज और फोर्स करती क्या है। मतलब ये डील कर रहा है फोर्स होगी तो क्या क्या देखने को मिलेगा, फोर्स होगी क्या क्या कर सकती है, ये इससे डील करता है, ठीक है। क्या कह रहा है आराम से समझेंगे, ठीक है। डेफिनेट इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी अटपटी सी है। कह रहा है इट स्टेट दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। है बड़ी एक स्टेटमेंट, लेकिन है बहुत ही थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है, ठीक है। इसको आराम से लिंक करेंगे। चलते हैं, हमने अभी जस्ट पढ़ा P इज इक्वल टू M इंटू V, ठीक है। तुम सब इस बात पे मानोगे अगर मैं वेलोसिटी बढ़ाऊं या घटाऊं तो मोमेंटम भी बढ़ेगा या और घटेगा? सब लोग इस बात को मानते हैं। अगर मैं मास को बढ़ाऊं या मास को घटाऊं तो भी मोमेंटम बढ़ेगा और घटेगा, ठीक है। हमारे सिलेबस में बेटा फोर्स लगाकर मास को बढ़ाना घटाना नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मास कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। और मास जीरो हो जाए यानी वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो मास का कॉन्सेप्ट तो हम नहीं पढ़ेंगे, वो 11th में पढ़ेंगे। 11th में मिलेगा आपको कि मास को कैसे चेंज करके हम मोमेंटम के साथ ऊपर नीचे कर सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि हम वेलोसिटी को ऊपर नीचे करके मोमेंटम में क्या चेंज देखेंगे। फोर्स लगाकर मास चेंज करना सिलेबस में नहीं है, लेकिन फोर्स लगाकर हम वेलोसिटी तो चेंज कर सकते हैं ना। कैसे कर सकते हैं इधर देखेंगे। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ठीक है। वो कुछ स्पीड से चल रहा है, कुछ वेलोसिटी है जिसकी मान लिया मैंने u, ठीक है। मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाया यानी क्या किया? फोर्स लगाया तो क्या देखने को मिलेगा? फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। यानी इस ऑब्जेक्ट में, इस ऑब्जेक्ट का मास अभी भी m है और इसकी वेलोसिटी मान लो कुछ v हो गई। सिंपल सा, ठीक है। पहले वाले केस में अगर m और u मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या मिलेगा? मोमेंटम मिलेगा। तो मैं लिख सकती हूं इनिशियल मोमेंटम m u, ये लिख सकती हूं कि नहीं? ठीक है। फाइनल मोमेंटम pf इज इक्वल टू mv, इस बात से मानते हो कि नहीं? सिंपल सा, यानी मैंने फोर्स लगाकर स्पीड बदली की, वेलोसिटी बदली की नहीं बदली, यानी मोमेंटम बदला कि नहीं बदला? बिल्कुल सामने है, बदला। चलो एक तरीके से और समझेंगे, ठीक है। जब मैंने एक्सेलरेशन पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी चेंज करनी है लेकिन कम टाइम में। कहते हैं ना कि एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि वेलोसिटी तो चेंज करनी है लेकिन कितना? बहुत कम टाइम में। तो कहेंगे एक्सेलरेशन भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है। अगर हमने जैसे एक एग्जांपल देखिए बताया था कि मान लो मैं साइकिल से चल रही, मैं 20 मीटर पर सेकंड की या कार से चल रही, मेरी स्पीड 20 से मैंने 40 कर दी और मुझे 40 करने में सिर्फ 5 सेकंड लगे। वही मेरा एक फ्रेंड है जिसने 20 से 40 की अपने कार की स्पीड, लेकिन उसको 10 सेकंड लगे। किसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा है? मेरी, क्योंकि मैं भाई चेंज उतना ही किया 20 से 40 बट कम टाइम में किया। तो सेम वैसा ही कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई इंसान अपनी एक्सेलरेशन को कम टाइम में चेंज करता है तो कहते हैं एक्सेलरेशन ज़्यादा है। ये तुम लोग को क्लियर है? यानी यहाँ एक्सेलरेशन तो हो ही रहा है ना, देखो वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है ना। सिंपल सा, ये एक लेवल पे बात हो गई। अब इसको मोमेंटम के हिसाब से चलो। अगर आप मोमेंटम का चेंज चाहते हैं,
मोमेंटम का चेंज चाहते हैं तो कैसे किया मैंने, वेलोसिटी चेंज करके किया। यानी अगर आप मोमेंटम में चेंज चाहते हैं और कम टाइम में चाहते हैं तो आपको फोर्स कैसी लगानी है, ज्यादा लगानी है। इतना लिंक कर पा रहे हो तुम लोग? अगर आप मोमेंटम का चेंज चाहते हैं और कम टाइम में चाहते हैं, रेट का मतलब होता है टाइम, कम टाइम में, अगर आप मोमेंटम का चेंज चाहते हैं और कम टाइम में चाहते हैं तो आपको फोर्स कैसी लगानी है, ज्यादा लगानी है। सिंपल सा लिख सकती हूं मैं, फोर्स इज इक्वल टू, जो मैंने ऊपर लिखा है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। सिंपल सा, अगर आप ज्यादा, जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज्यादा मोमेंटम, और कम टाइम में, जितना कम टाइम में लगाएंगे उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी और उतनी ज्यादा मुझे मोमेंटम के अंदर चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी ये सब लिंक्ड है आपस में। देखो मोमेंटम का चेंज कैसे हो रहा है, वेलोसिटी चेंज करके, और वेलोसिटी के चेंज को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। सारे कॉन्सेप्ट एक से लिंक्ड हो रहे हैं। हमने पढ़ा है ना, फोर्स लगाओगे तो क्या प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, और वही एक्सेलरेशन क्या करवा रही है यहाँ पर, मेरे मोमेंटम को भी चेंज करा रही है, बट फोर्स की मदद से। ठीक है, तो ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है। यानी मुझे मोमेंटम का चेंज चाहिए, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, डिवाइडेड बाय चेंज। चेंज को बेटा कैसे लिखते हैं, डेल्टा से लिखते हैं ना, चेंज को डेल्टा से लिखते हैं। एफ इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख सकती हूँ डेल्टा पी अपॉन टी, ये लिख सकती हूँ कि नहीं, जैसे हम एक्सेलरेशन में लिखते थे, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी। सिंपल, यानी इससे मुझे ये पता चलता है कि मुझे मोमेंटम का चेंज करना है और कम टाइम में करना है, तो मुझे फोर्स को ज़्यादा अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो पहले इतना लिखेंगे, फिर मैं इसका डेरिवेशन कराऊंगी। इस फॉर्मूले से एक डेरिवेशन सीखेंगे हम लोग। चलिए, तो अभी हमने देखा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, यानी जितना कम टाइम होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा और उतना ज़्यादा मोमेंटम में चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, इससे बेटा एक डेरिवेशन देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ का। मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था, एक हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, F इज इक्वल टू एम ए, मुझे ये डिराइव करना है। ठीक है, और इससे छोटे मोटे न्यूमेरिकल इस चैप्टर में आते हैं, कैसे आएंगे इधर देखेंगे। हमने जस्ट अभी पढ़ा F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी। ठीक है, मुझे चेंज निकालना है मोमेंटम का। चेंज कैसे निकालते हैं बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, यही करते हैं हमेशा से। F यहाँ चलता आ रहा है, डेल्टा पी की जगह मैं लिख सकती हूँ P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन टी। कोई दिक्कत? P फाइनल कितना है बेटा, उस डायग्राम में देखो जो मैंने पीछे बनाया है, P फाइनल है MU MV, P इनिशियल है MU अपॉन T। ठीक है, आ जाओ, F इज इक्वल टू एम को कॉमन ले लूं, M इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी। और मैंने एक्सेलरेशन से पढ़ा है मोशन चैप्टर में, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी। यानी मैं इस V माइनस यू अपॉन टी की जगह F इज इक्वल टू एम ए लिख सकती हूँ। बिल्कुल, यहाँ से मेरा आता है न्यूटन का सेकेंड लॉ का एक डेरिवेशन। ठीक है, आपके एग्जाम में। और लेकिन आपको ये नहीं भूलना है, आपको ये वाला नहीं छोड़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत, ये इससे कह लो, इससे भी न्यूमेरिकल आता है, आप लोग को दूंगी तो आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो तीनों ही आपके लिए, तीनों क्या, ये दोनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछेगा डिराइव न्यूटन सेकेंड लॉ, तो आप यहाँ तक लिख कर आओगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और वो वाला डायग्राम बनाओगे जो मैंने ये वाला बनाया था, कि पहले इनिशियल m है, इनिशियल स्पीड u है, फाइनल मास m है, फाइनल स्पीड v है, और यहीं से डायरेक्ट आप इतना छोटा सा डेरिवेशन कर दोगे। ठीक है, F इजिकल टू एम ए। ठीक है, इतना करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, बट 2 मार्क्स, 2 मार्क्स में डेरिवेशन आपसे पूछ लिया जाता है, न्यूटन के सेकंड लॉ का डेरिवेशन। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने ये डेरिवेशन देख लिया, छोटा सा कॉन्सेप्ट है क्योंकि इस पे आते हैं कुछ क्वेश्चंस, लेकिन उससे पहले हमको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को समझना होगा, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। देखो ये कोई टॉपिक नहीं है, बट इसको ये क्यों पढ़ रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए, सिंपल सा है क्वेश्चन, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नॉर्मली तुम लोग ने सुना होगा ना कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो ये कहते हैं कि अरे भाई बहुत तेज स्पीड में था तो एक्सीडेंट हो गया, यही कहते हैं ना कि बहुत तेज स्पीड में था तो एक्सीडेंट हो गया। खुद सोच के बताओ, क्या कभी तेज स्पीड के कारण एक्सीडेंट हो सकता है? अगर कोई इंसान चल रहा है, बहुत तेज स्पीड है, मान लो भाई 175 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो चल रहा है तो चल रहा है, ठीक है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। फिर क्यों कहते हैं कि भाई बहुत तेज स्पीड थी, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया?
ऐसे ही कहते। या ऐसे समझो, सपोज तुमने किसी 10 मंजिले की बिल्डिंग से किसी को नीचे फेंक दिया, ठीक है, किसी को नीचे फेंक दिया, छलांग मार दिया, क्या होगा? मर जाएगा, ठीक है, ऑफ कोर्स कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ नहीं होगा क्या, मर ही जाएगा, ठीक है। तुमने किसी को 10 मंजिले की बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया, मौत निश्चित है उसकी, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? आराम से सोच के बताएंगे। रिएक्शन तो हम अभी डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, इम्पैक्ट के बारे में तो पता ही नहीं अभी क्या इम्पैक्ट है। फिजिक्स है इसके अंदर। हाँ मानविक बताओ क्यों? नहीं 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 नहीं, गलत। चलो समझते हैं ऐसा क्यों होता है। देखो, कोई ऑब्जेक्ट भाई ऊपर से गिरा, बहुत 10 मंजिले की बिल्डिंग थी, स्पीड कैसी होगी? बहुत तेज स्पीड, बहुत उसकी स्पीड बढ़ती हुई बहुत तेजी की स्पीड से नीचे गिरेगा। जस्ट मान लो ग्राउंड को टच करने से पहले, अभी ग्राउंड पर टच नहीं हुआ, उस टाइम भी उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, उस टाइम भी उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। जस्ट मान लो वो गिरा और ग्राउंड पर टच हो गया, ग्राउंड पर टच हुआ तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। वेलोसिटी जीरो यानी मोमेंटम जीरो। मोमेंटम जीरो। क्या मुझे मोमेंटम का चेंज देखने को मिला? इससे पहले क्या था? वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी तो मोमेंटम भी बहुत ज्यादा था। मानते हो ना ये बात? क्या मुझे मोमेंटम चेंज देखने को मिला? हाँ जी मैम बिल्कुल देखने को मिला। तो फिर मरा क्यों? अगर मैं नीचे गद्दा रख दूं, सैंड रख दूं या टेम्पोलिन रख दूं तो क्या होगा? भाई मरेगा नहीं, हड्डियां थोड़ी बहुत टूट जाएगी, लेकिन हाँ डेथ नहीं होगी। ये है उसके अंदर। क्यों ऐसा क्या हुआ? रहने दो भाई बेटा, रहने दो, ठीक है। बस बस मैंने देख लिया तुम लोगों को कितना आता है, ठीक है, पढ़ाया था, ठीक है। सेकंड लो, जस्ट ग्राउंड पे टच किया, देखो मोमेंटम तो जीरो होना ही है, कभी ना कभी वेलोसिटी घटेगी बढ़ेगी यानी मोमेंटम चेंज होगा। तो मोमेंटम तो चेंज होना ही है, वो हम और आप रोक नहीं सकते, वो तो होना ही है। लेकिन बेटा अगर कुछ नहीं रखा, सीधे कंक्रीट की जमीन पे गिरेगा तो मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन बहुत सडन होगा, बहुत जल्दी होगा, बहुत कम टाइम पे होगा। अगर मान लो मैं गद्दा रख दूं या सैंड रख दूं, ट्रैम्पोलिन रख दूं, तो वो मोमेंटम चेंज तो तब भी होगा, तब भी तेजी वेलोसिटी से वेलोसिटी तो जीरो होनी है, लेकिन वो थोड़ा टाइम लेगा। थोड़ा दबते दबते गद्दा थोड़ा टाइम पीरियड आपका बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं कुछ ना रखूं तो वो कंक्रीट के ग्राउंड पे गिरेगा और मोमेंटम तुरंत जीरो होगा, ऑल ऑफ सडन जीरो होगा, तुरंत झटके से जीरो होगा, यानी बहुत कम टाइम में जीरो होगा। मोमेंटम का चेंज तो होगा लेकिन बहुत कम टाइम में चेंज होगा, और टाइम बहुत कम होगा तो फोर्स कैसा होगा? बहुत ज्यादा फोर्स होगा, वो उसको मरना ही मरना है। लेकिन अगर मैंने गद्दा रख दिया, ट्रैम्पोलिन रख दिया, सैंड रख दिया, तो क्या होगा? मोमेंटम तो तब भी मेरा जीरो होना है, यानी मोमेंटम के अंदर चेंज तो मुझे तब भी देखने को मिलेगा, लेकिन वो टाइम पीरियड को बढ़ा देगा। और अगर मेरा टाइम पीरियड बढ़ गया तो मेरा फोर्स का इम्पैक्ट कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो भाई ठीक है, मौत नहीं होगी, हड्डी वड्डी ही छटकेगी उसकी बस, क्योंकि उस पर कम फोर्स लगा। तो सिंपल फोर्स और कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, इसी को बोलते हैं इम्पैक्ट कह लो। तो आपको ये चीजें समझनी होगी। और एक एग्जांपल से समझे, क्रिकेट, जब आप बॉल को कैच करते हो कैसे करते हो? क्या ऐसे सामने रोक लेते हो? क्या करते हैं? हम अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचते हुए लेके जाते हैं। क्यों? सामने भी तो रोक सकते हैं। हाँ वो हम क्या करते, अगर मान लो बहुत तेजी से आ रही है बॉल, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, आराम से समझो, आराम से समझो, बॉल बहुत तेजी से आ रही है, बहुत तेज वेलोसिटी है, तुमने तुरंत कैच कर लिया, वेलोसिटी जीरो हो गई, मोमेंटम का चेंज हो गया, लेकिन बहुत झटके से हुआ, बहुत कम टाइम पे हुआ, बहुत तेजी से फोर्स लगेगा, हड्डी चटक जाएगी, हाथ में चोट आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बॉल आ रही है, आप अपने हाथ को पीछे खींचते हुए आ रहे हो, पीछे की तरफ लेते हुए आ रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप टाइम पीरियड बढ़ा रहे हो, ताकि मोमेंटम तो जीरो करना ही है आपको, वो तो अपने आप हो जाएगी भाई, लेकिन आप उसका टाइम पीरियड बढ़ा रहे हो कि फोर्स का इम्पैक्ट कम हो जाए, ताकि आपके हाथ को ज्यादा चोट ना पहुंचे।
तो ये हमको पढ़ना है भाई, हमें वेलोसिटी से कोई कंसेप्ट नहीं, ये फिजिक्स का इतना बढ़िया यूज पढ़ रहे हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में पढ़ते हैं, बट उसको लिंक नहीं कर पाते। यानी सब कुछ किससे डील कर रहा है, मेरे फोर्स से। मोमेंटम तो चेंज होना ही है, लेकिन उसको हम टाइम पीरियड बढ़ा के उसके फोर्स को, इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको समझेंगे और इस पर कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो कुछ ज्यादातर पूछे जाने वाले सवाल हैं, ठीक है। शांति, बिल्कुल शांति, ठीक है। ज्यादातर पूछे जाने वाले सवाल हैं। कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमने न्यूटन सेकंड लॉ डिस्कस कर लिया, फॉर्मूला पढ़ लिया, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स भी समझ लिया। उसी के बेसिस पे 2-3 सवाल है, बिल्कुल आश्चर्य होने की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी अभी मैंने डिस्कस किया हुआ। कह रहा है व्हाई डज द क्रिकेटर मूव हिज हैंड बैकवर्ड्स व्हाइल कैचिंग अ बॉल। बिल्कुल मैंने आपको समझा दिया, वो टाइम पीरियड बढ़ा रहा है ताकि फोर्स का इम्पैक्ट कैसा हो जाए, कम हो जाए, आपको चोट कम लगे, आपके हाथ में ज्यादा इंजरी ना हो। दूसरा, व्हाई एक्सप्लेन व्हाई अ पर्सन फॉलिंग इन अ सीमेंटेड फ्लोर गेट्स इंजर्ड बट अ पर्सन फॉलिंग ऑन अ हीप ऑफ सैंड इज नॉट। सेम वही है, एक बार इसको रीड आउट करो और चाहो तो इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लो, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, तो ये लिखेंगे फिर हम आगे चलेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ यहीं पे खत्म होता है, इसके आगे ज्यादा नहीं है, हम थर्ड लॉ की शुरुआत करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन का मतलब ऐसे ही सवाल आपको थ्योरेटिकल मिलेंगे, वही एफ इजिकल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी से, चाहो तो फॉर्मूला लिख के एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। आ जाओ, लास्ट टॉपिक का छोटा सा चैप्टर है, मैंने पहले भी बताया था, सबसे फिजिक्स का सबसे छोटा ही चैप्टर ये। एक इसका पार्ट डिलीटेड है सीबीएसई से, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएगा। लास्ट है टॉपिक हमारा, न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ेंगे। बहुत कॉमन है, सारे बच्चों को बारे में पता है, थोड़ा सा एक नया लगा होगा आपको फर्स्ट और सेकंड लॉ, बाकी तो थर्ड लॉ सब जानते हैं, ठीक है। थर्ड लॉ न्यूटन का क्या बोलता है, इसको एग्जाम्पल से समझो। सपोज तुमने क्या किया, एक खड़े हो गए दीवार के सामने और दीवार को बहुत तेजी से हिट किया, क्या होगा, चोट लगेगी आपको। क्यों लगेगी, क्यों लगेगी भाई, हमने तो दीवार को मारा था, हमें तो दीवार को लगनी चाहिए थी, उसका सीमेंट, उसके पत्थर गिरते, उसका कलर छूटता, हमें क्यों चोट लगी। बिकॉज न्यूटन का तीसरा लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जैसा जिस पे जो लगाओगे फोर्स, वैसा ही आपको इन रिटर्न देखने को मिलेगा। मैंने क्या किया, मैंने दीवार पे फोर्स लगाया, तो दीवार ने भी मेरे पे एक रिएक्शन फोर्स लगाया सेम मैग्नीट्यूड का। यानी मैं जितनी तेजी से, कभी करके देखना, अगर आप धीरे से मारोगे आपको चोट धीरे से लगेगी, आप जितनी तेजी से मारोगे आपको चोट उतनी तेजी से लगेगी। यानी सेम मैग्नीट्यूड का रिएक्शन फोर्स आपको मिलेगा। जितना ज्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पे, उतना ज्यादा हमें सेम मैग्नीट्यूड का उसका रिएक्शन फोर्स फील होगा, ठीक है। क्या कहता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, स्टेट दैट एवरी एक्शन फोर्स, मैंने दीवार पे क्या लगाया, एक्शन फोर्स लगाया, ठीक है, हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैंने दीवार पे लगाया, दीवार ने मुझ पे लगाया, अपोजिट है, बिल्कुल बिल्कुल अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड कैसा, इक्वल। मैं जितनी तेजी से दीवार मारूंगी, दीवार को मारूंगी, दीवार भी मुझे उतनी तेजी से मारेगा। फोर्स विच एक्ट साइमल्टेनियसली, ठीक है, एक साथ होंगे। देखे, जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट 1 है, इस ऑब्जेक्ट 1 में किसने, इस ऑब्जेक्ट 1 ने किस पे फोर्स लगाई, ऑब्जेक्ट 2 पे फोर्स लगाई, इसको क्या बोलेंगे हम, एक्शन फोर्स। एक्शन फोर्स, ऑब्जेक्ट 2 भी तो लगाएगा 1 पे, इसे क्या बोल देंगे हम, रिएक्शन फोर्स, REACTI, रिएक्शन फोर्स। दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में। मान लो भाई इसने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये भी कितना लगाएगा, 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। दोनों कैसे हैं, अपने डायरेक्शन में अपोजिट है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड कैसा है, दोनों का बराबर है। एक चीज ध्यान देने वाली बात है, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या सेम बॉडी पे अप्लाई हो रहा है, नहीं। न्यूटन का थर्ड लॉ बेटा हमेशा ही डिफरेंट बॉडी पे अप्लाई होगा, ठीक है। क्या आपका हाथ, इस हाथ, सिर्फ मेरा एक सिंगल हाथ अपने हाथ पे फोर्स लगा सकता है, नहीं लगा सकता, यानी मुझे दूसरा कुछ चाहिए फोर्स लगाने के लिए। यानी न्यूटन का तीसरा लॉ हमेशा 2 बॉडी पे एक्ट करेगा, एक बॉडी पे कर ही नहीं सकता। यहाँ भी देखो, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, इसने इस पे एक्शन फोर्स लगाया, इसने इस पे रिएक्शन फोर्स लगाया, ये दोनों पेयर में एक्ट करते हैं, ये दोनों पेयर में काम करते हैं, इसलिए एक्शन रिएक्शन पेयर भी बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलेंगे साथ में, एक्शन रिएक्शन पेयर भी बोलते हैं, ठीक है।
तो न्यूटन का तीसरा लॉ बेटा दो अलग अलग बॉडी पे एक्ट करता है, कभी भी सिंगल बॉडी पे एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। लिखा भी है ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, कोई डिले नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपने दीवार को मारा, दीवार ने 5 मिनट सोचने का टाइम लगाया कि रिएक्शन लगाऊं कि नहीं लगाऊं, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको कोई भी डिले देखने को नहीं मिलेगा, जैसे आप एक्शन लगाओगे वैसा आपको रिएक्शन फील हो जाएगा, सिंपल। तीसरा, दे डू नॉट कैंसिल ईच अदर, जैसा हमने बैलेंस फोर्स में पढ़ा था। अच्छा, बैलेंस फोर्स में भी तो यही पढ़ा था ना, इक्वल और अपोजिट लगता है तो वो तो कैंसिल करता है, नेट फोर्स कितना हो जाता है 0। यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं 0 हो रहा है, ये क्यों नहीं कैंसिल कर रहा है एक दूसरे को? बिकॉज इन बैलेंस फोर्स वो सिंगल बॉडी पे लगता था। एक बॉक्स है, यहाँ से तुम खींच रहे, यहाँ से तुम्हारी दीदी खींच रही, सिंगल बॉडी पे लग रहा था, वो एक दूसरे को कैंसिल करके 0 हो जा रहा था। यहाँ पे दो अलग अलग बॉडी पे फोर्सेस लग रहे हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। दे डू नॉट कैंसिल ईच अदर बिकॉज दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, तो वो कैंसिल नहीं होगा, नेट फोर्स कभी भी 0 नहीं होगा। तो सिंपल सादे शब्दों में ये कहूँ, अगर इस पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ हटा दो, सब कुछ का मतलब इंसान तो छोड़ो, सूरज चांद तारे सब कुछ हटा दो, कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट हो ही ना, तो क्या न्यूटन थर्ड लॉ एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। यानी न्यूटन थर्ड लॉ के लिए आपको दूसरा ऑब्जेक्ट जरूर चाहिए। तो इसके तीन फीचर्स हैं, ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, नो डिले, दे डू नॉट कैंसिल ईच अदर, ठीक है। इससे एक सिंपल सा सवाल आता है कि व्हाई न्यूटन थर्ड लॉ डू नॉट कैंसिल ईच अदर, बिकॉज इट एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। इसके कुछ छोटे मोटे एप्लीकेशंस हैं, एक बार वो देखेंगे। इसके छोटे मोटे से एप्लीकेशंस क्या है न्यूटन के तीसरे लॉ के? वर्किंग ऑफ ए पर्सन, हम चल क्यों पाते हैं? क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने पैर से अर्थ पे एक एक्शन फोर्स लगाते हैं, तो अर्थ भी तो मेरे पे एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी, अर्थ भी तो मेरे पे एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी जो हमें आगे चलने में मदद करेगी। हम जितने फोर्स से अर्थ को पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं, उतने ही इक्वल मैग्नीट्यूड से अर्थ भी हमें पुश करके आगे की तरफ धक्का दे रही है, तो हमें चलने में मदद होती है न्यूटन के थर्ड लॉ से। प्रोपल्शन ऑफ ए बोट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, नाव चलाते देखा है, क्या करते हैं, बड़ी सी डंडी लेते हैं, पानी को पीछे की तरफ वो चप्पू जो होता है उसकी तरफ पीछे की तरफ धक्का देते रहते हैं। क्यों? हम वाटर को पुश कर रहे हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, एक्शन फोर्स लगा रहे हैं पानी में पीछे की तरफ, तो पानी भी तो हम पे फोर्स लगाएगी उस पे आगे की तरफ, इक्वल एंड अपोजिट, तो बोर्ड को कैसा मूव कराएगी? आगे की तरफ मूव कराएगी। रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट कैसा हो? रॉकेट के अंदर भरे होते हैं बहुत सारे गैसेस, जैसे ही हम रॉकेट को स्टार्ट करते हैं क्या होता है, सारी गैस बहुत तेजी से जमीन पे आती है, देखा होगा तुम लोग ने। जैसे ही रॉकेट ऊपर जाना होता है बहुत सारी गैसेस जमीन पे ऐसे आके टकराती हैं, वो सारी गैसेस क्या लगाती हैं? अर्थ पे लगाती हैं एक्शन फोर्स, तो अर्थ भी तो तेजी से उस पर आगे की तरफ प्रोपेशल फॉरवर्ड फोर्स लगाएगा, रिएक्शन फोर्स, तो उसको ऊपर जाने में मदद करेगा। लास्ट, स्विमिंग, हम स्विम कैसे करते हैं? हम अपने हाथ से पानी को पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं एक्शन, तो पानी भी तो हम पे फोर्स लगाएगी रिएक्शन आगे की तरफ फॉरवर्ड पुश करने में। तो कुछ आपके डे टू डे से एग्जांपल है जो न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से पॉसिबल है। इतने ही है इसके एप्लीकेशन, एक बार आप अपने लैंग्वेज में इसको पढ़ लो, ठीक है। कोई भी सवाल आता है आपको अपने दिमाग लगा के एक्शन रिएक्शन क्या होगा, इस वजह से सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं, ठीक है। एक बार रीड आउट करोगे इसको, फिर हम देखेंगे। आज की बेटा यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में 1 मिनट रुकेंगे, नेक्स्ट क्लास में थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, आई थिंक 3-4 न्यूमेरिकल है, एक बार हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो आज की क्लास बस यहीं तक, एक बार इसको रीड आउट करना, ठीक है, बस।